मैं तो रोटी खाऊंगा, रोटी बंद कराओगे तो मैं तो पराठा खाऊंगा, पराठा बंद करोगे तो मैं मैदा में पाव खाऊंगा, भटूरा खाऊंगा, सैंडविच खाऊंगा। तो प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस क्या है स्पेशली फॉर वेजिटेरियन? वेजिटेरियन के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है ही नहीं कोई। सेहत को महंगा मत करो, सेहत को बेसिक पे लाओ। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए फैट्स काम आते हैं। विराट कोहली का भी अगेन कहता है कि भैया आई कैन ईट द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 6 months, like 3 times a day. उन्होंने देख लिया ना फील्ड पे उनकी एक्टिवनेस कितनी बढ़ गई, कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया। इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, फ्रूट डाइट, वाटर डाइट, ये पता नहीं कहां से आ गए। कोई भी व्यक्ति विशेष बोर होने लगता है तो कोई एक मार्केट में नया ट्रेंड और कॉन्सेप्ट आता है, योगा करूं तो मेरा काम चल जाएगा। योग जिसको करना है वो करे, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर जिम में 40 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें 10 तो ट्रेनर है, और जो हमारा स्टाफ होता है वो देखता रहता है, भाई तुम ही करा लो। किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता 100% है। 30,000 रुपए महीना नहीं देगा तो 30,000 रुपए दिन का आईसीयू लेता है, ज्यादा ले लेगा मेरे ख्याल से। हेलो एवरीवन। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी पैसा कमाने के लिए हेल्थ को खो देता है और उसी पैसे से उस हेल्थ को खरीदने निकल पड़ता है, फिर भी हेल्थ नहीं मिलती भाई साहब, बड़ा घाटे का सौदा है। लेकिन इस दुनिया में हर आदमी ये घाटे का सौदा कर रहा है। इसलिए आज के पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं उन गेस्ट को जो आपको बताएंगे भैया वेल्थ की इंपॉर्टेंस तो है पर उससे ज्यादा हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, और अगर हेल्थ अच्छी हो तो उससे वेल्थ भी बनाई जाती है। आज के गेस्ट कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं है भाई साहब, ये एशिया कप विनर भी है, वर्ल्ड चैंपियन भी है और चैंपियंस ऑफ द चैंपियन है। ये खुद कई जिम रन करते हैं, इनका न्यूट्रिशन ब्रांड भी है और देश के लिए कई गोल्ड मेडल ला चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे जिम से जुड़े फैक्ट कि भैया जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कौन सी वाली में जाना चाहिए, वहाँ कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम पर ट्रेनर के साथ करनी चाहिए, अकेले करना ही ठीक है, क्या जिम का कोई अल्टरनेटिव है, क्या हम योगा करके, जुम्बा करके, मेडिटेशन करके जिम को वेट कर सकते हैं, जिम जाते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है, जिम जाने से पहले क्या करना है, जिम में क्या करना है, जिम के बाद क्या करना है, और जिम से जुड़े जो मिथ है कि इंजरी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, उन मिथ को भी बस्ट करेंगे आज के गेस्ट कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं है साहब, इनका नाम है यतेंद्र सिंह। ये एशिया कप के भी विनर हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, अब तक 68 से ज्यादा कंपटीशन ये जीत चुके हैं, चैंपियंस ऑफ द चैंपियन ये बन चुके हैं, कई जिम रन करते हैं, खुद का न्यूट्रिशन ब्रांड रन करते हैं और साथ में पैसा एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं जिसमें 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। तो अगर जिम जाते हो या जाना चाहते हो या हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट है। ये आपको आपकी फूड हैबिट के बारे में बताएगा, जिम हैबिट के बारे में बताएगा, कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, चाय कॉफी सही है या बुरी, फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं, इंटरमीडिएट फास्टिंग से कुछ होता है, शुगर का क्या रोल है हेल्थ में, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप जिम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या हेल्थ को लेके सीरियस हैं, न्यूट्रिशन को लेके सीरियस हैं, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए, या मैं कहूंगा आज का पॉडकास्ट हर उस भारतीय के लिए है जो फिट रहना चाहता है। वेलकम यतेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच राहुल जी। सर आपसे जिम के बारे में, फूड के बारे में, फिटनेस के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जिम के बारे में बहुत कुछ जानना है। 90% ऑडियंस जो पॉडकास्ट सुन रही है मुझे पता है आपको जानती है, आपके मिलियंस में फॉलोअर है, लेकिन जो 10% लोग नहीं जान पाए हैं एक बार उनके लिए आप ब्रीफ में, क्योंकि आपके अचीवमेंट इतने सारे हैं कि बताना मुश्किल है, किस एज में आपने जिम ज्वाइन की तब से लेके अब तक एक जर्नी को शॉर्टलिस्ट कर सके अपन? मैंने एक्सरसाइज शुरू की है 98 में। ठीक है एज क्या थी उस समय? मेरी एज होगी 9th क्लास में होगा, एज रही होगी 14-15 साल। ठीक है, पहला कंपटीशन खेला 1999 में। ठीक है, स्कूल में ही? हाँ स्कूल में ही, अभी ये समझ लो। और ये पहला जो कॉन्टेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट है जब जिम के ही 4, 6, 10, 20, 40 लोगों का कंपटीशन है। और सर ने मुझे बोला कि यतेंद्र तुम्हारा फिजिक ठीक ठाक बन रहा है, साल भर तुम्हें एक्सरसाइज करते हो गए, तुम एक कंपटीशन खेल लो। मैंने कहा सर वो कैसे खेलते हैं? वो कुछ नहीं, बस तुम कॉस्ट्यूम अपना तैयार करो, एक ऑयल लो और तख्त बिछाया और कंपटीशन शुरू हो गया। तो वो मेरा एक पहला कंपटीशन था जो मैंने जीत लिया, जिसको बोल दोगे आप मिस्टर क्लब। बट उसके बाद मैं 11th क्लास में जब होगी उम्र 16 साल, तब मिस्टर सहारनपुर बना। वो पहला एक ऐसा कंपटीशन था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने 11th का सेकंड ईयर किया। मींस उस साल कंपटीशन का इतना ज्यादा जुनून था कि पढ़ नहीं पाया तो फेल हो गया।
11th के सेकेंड ईयर जब मैं कर रहा था तब मैं वेस्टर्न यूपी बना। 12th पास करते करते मैं मिस्टर यूपी बन गया था। तो बेसिकली स्टेट से क्रॉस कर लिया था। बट हमें ऐसे ही बताया गया था कि पहले वेस्टर्न यूपी होगा, फिर यूपी होगा, फिर नॉर्थ में जाओगे, फिर इसमें जाओगे, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर जूनियर इंडिया, फिर फेडरेशन कप, सीनियर इंडिया, साउथ एशिया, एशिया, वर्ल्ड। बट बीच में 3 कंपटीशन ऐसे थे जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े प्रेस्टीज कंपटीशन होते थे, जिसमें अगर आपको इनवाइट आता है तो ही आप जा सकते हो। तलवलकर क्लासिक, सतीश शुगर क्लासिक, इंडिया क्लासिक। तो ये सारे कंपटीशन मैं खेल चुका हूँ। बट बीच में 2006 से लेके 2010 तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, 4 साल, बिकॉज ऑफ माई स्पाइन इंजरी। उससे रिकवर करा। बट अभी लास्ट कंपटीशन जो खेला है वो नवंबर 2024 में, जिसमें मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। अब रिवर्स चलते हैं, 2022 में मैं ऑल ओवर एशिया चैंपियन बना था, और 2021 में भी चैंपियन था। बहुत सारे कंपटीशन, तो इस मोर और टोटल लगाओगे तो 68 कंपटीशन जीत चुका हूँ। आप सर बैठ के प्राउड तो फील हो ही रहा है कि आपने इतने कंपटीशन जीते, देश के लिए मेडल लेके आए, पर प्राउड के साथ साथ मुझे जेलस भी फील हो रहा है कि भाई साहब इतनी जबरदस्त तरीके से आप चीजें कर रहे हैं। आपके फिजिक देख के जेलस आसपास वालों को लगता है कि अरे यार ऐसा कब होगा, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो देखो, मैं बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल पे आपसे अलग से बहुत लंबी बातचीत करेंगे, उसके लिए कैसे ट्रेन करते हैं, उस दौरान क्या डाइट होती है, ताकि जो आपके पैशनेट लोग हैं बॉडी बिल्डिंग के प्रति या जिम के प्रति, और एक पॉडकास्ट सेकंड होगा उसी पे। मैं आज की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहा, चैंपियनशिप नहीं जा रहा, एक आम आदमी है, वो कैसे फिट हो सकता है या वो क्या तरीका कर सकता है। तो आपकी फिटनेस की परिभाषा क्या होती है? मेरी या किसी की भी फिटनेस की परिभाषा होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, लोगों का ना फिटनेस का जो मापदंड है वो ही गलत है। लोगों को लगता है 6 पैक एब्स होंगे, बाइसेप्स होंगे तो ही फिट है। 0 फिगर फिट है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस हो गया बाहरी सुंदरता, बट हम ये कहना चाहते हैं कि सेकंड फिटनेस होता है मेंटल फिटनेस, एंड थर्ड होता है इमोशनल फिटनेस। तो ट्रायंगल बनाने के लिए द वेरी बेस लाइन इज फिजिकल फिटनेस, वन इज मेंटल फिटनेस एंड वन इज इमोशनल फिटनेस। ठीक है। तो अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की इन तीनों फिटनेस पे पकड़ है तो उसको हम बोलते हैं कि ये आदमी फिजिकली फिट है। तो मेरी या किसी की भी फिटनेस की परिभाषा होनी चाहिए दिमागी रूप से तंदुरुस्त, फिजिकल रूप से हष्ट-पुष्ट, और इमोशनल फिटनेस से भरपूर। ओके। तो सर, इस फिटनेस को पाने के लिए क्या करें? जो मुझे समझ में आता है आज की डेट में कि लोग कहते हैं भाई 2 चीज पे ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि एब्स आर मेड इन किचन, क्या फूड पे ध्यान दो तो बन जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं भाई फूड पे कितना ही ध्यान दे लो, फूड से आपकी फिटनेस उतनी नहीं आएगी, जिम तो स्टिल इज नेसेसरी। फिटनेस के लिए जिम जाना क्यों जरूरी है? क्यों किसी व्यक्ति को जिम जाना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को जिम इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां वो अपने साथ समय व्यतीत करता है। ठीक है। ठीक है। और जब कोई भी व्यक्ति विशेष अपने साथ समय व्यतीत करता है तो वो अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखता है कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। खूबी जब उसको पता चलती है तो उसके हौसले बढ़ते हैं, और जो कमजोरी होती है, जहां पे लगता है यार यहाँ पे मैं कमजोर हूं, वहां पे वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है। वो तीनों एस्पेक्ट, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। तो किसी को भी जिम जाना चाहिए। 1-1.25 घंटे दुनिया से कट ऑफ होके अपने से बात करने। वो वजन उठा के हो सकती है, वो दौड़ के हो सकती है, वो साइकिल चला के हो सकती है, वो डंड मार के हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करके हो सकती है जिसमें तुम्हारा पसीना निकलता हो, तुम्हारी सांस फूलती हो। बट समय व्यतीत करना मीन्स किसी भी कसरत को एग्जीक्यूट करते करते अपने साथ समय व्यतीत करना। वो ऐसा नहीं कि मैं जिम गया हूँ, 4 दोस्तों को लेके गए, ट्रेडमिल पे बैठे, नहीं, फिर वो अपने साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा ना। हाँ। अगर मुझे अपने साथ समय व्यतीत करना है तो क्या मैं जिम ना जाके अगर मैं योगा करूं तो मेरा काम चल जाएगा? सबसे पहली बात तो जिम और योगा दोनों अलग चीज है। ठीक है। जब आप योग करते हो किसी भी तरीके का, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हो, आप सांस लेना छोड़ना सीखते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, और कई ये कह सकते हो कि फॉर द रिलैक्सेशन करते हो। ठीक है ना। बट जिम इसलिए अलग है, वहां पे तुम ब्रीदिंग पैटर्न को अलग तरीके से सीखते हो। ठीक है। बट जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, मींस अगेंस्ट द ग्रेविटी वजन को उठा के मसल को काम में लाते हो, वो एक अलग तरह का
एक्सरसाइज है, वो अलग तरह की एक वर्जिश है। दोनों को सिमिलर इसलिए नहीं कर सकते कि जिम जाने के अपने बेनिफिट है, योग करने के अपने बेनिफिट है। अब मैं, क्योंकि मैं जिम का आदमी हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि योग खराब है। योग जिसको करना है वो करे, बट यंगस्टर्स को या फिर जो 40 के आसपास है, उनको कॉम्बिनेशन करना चाहिए। यानी उनको हफ्ते में 4 दिन जिम भी जाना चाहिए, बट उनको 1-2 दिन ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके। बट ये मानो या ना मानो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है, रेजिडेंस ट्रेनिंग, उसका कोई तोड़ नहीं है। यानी जब आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हो, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं होती। आपने आंसर दे दिया। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि भाई ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ जिम में ही हो सकती है। तो आपने आंसर दे दिया कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो सिर्फ जिम में ही होती है, क्योंकि योगा में मैं करूंगा तो शायद स्ट्रेंथ मेरी ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं अगर रनिंग करने चला जाऊं, वॉकिंग करूं, ब्रिस्क वॉक, देन उसमें आप क्या कर रहे हो? आप भाग रहे हो या वॉक कर रहे हो, ठीक है? तो आप ये समझो कि आप अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा हृदय जो है, दिल जो है, वो मजबूत बनेगा। क्योंकि दिल से जितना काम लो, ये उतना मजबूत बनता है। बट अगेन, क्योंकि ये एक पार्ट हुआ, ये एक एस्पेक्ट हुआ फिटनेस का, बट क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगेन जिम में ही जाके हो सकती है, तो वॉकिंग या रनिंग करने वालों को भी जिम जाना चाहिए। 180 मिनट हफ्ते में वजन उठाना चाहिए। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि चाहे मैं योगा कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, रनिंग से मेरी इसको कह सकते हैं कार्डियो हो रहा है। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है, वो मैं थोड़ा हिंदी भाषा का प्रयोग करो, दिल को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, दिल को मजबूत बनाना। लोग जिम से दूर भागते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कह दूं, घर पे ही कह दूं कि यार मैं जिम जाऊंगा कल से, तो घर वाले कहते हैं अरे यार जिम क्या है, तू रनिंग ही कर ले, जिम में क्यों जा रहा है, तू यार एक काम कर, तू गेम ही खेल ले, एक ही बात है, तो एक बैडमिंटन खेल ले, क्रिकेट खेलने चला जाए, जिम क्यों जाता है। तो वो वहां पे वही बात होगी, मैं क्रिकेट भी खेल लूंगा तो स्टेमिना बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो नहीं होगी। क्रिकेट खेल लोगे तो मे भी शायद तुम्हें टीम वर्क आ जाएगा। जिम के अगर एड्स वगैरह में या कैसे देखे तो ऐसा आता है ना कि ये देखो 80 वर्ष का ये व्यक्ति है, कैसे इसकी कमर झुकी हुई है, बिस्तर में बैठा है, उदास है, और एक 80 वर्ष का व्यक्ति को दिख रहा है वो एकदम हंस रहा है, हाथ में रैकेट लेके घूम रहा है, क्योंकि उसने अपनी यंग एज में मसल को जमा किया होगा। देखो, मसल की एक फितरत होती है, ये 35 के बाद ढलना शुरू हो जाता है। तो एक डिकेड यानी 10 साल के स्पैन में 5 से 7% मसल मास आपकी बॉडी ड्रॉप करेगी ही करेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो यानी यंग एज में जितने मसल आपने बनाए होंगे, तो वो समझ लो आपकी जमा जोखम है, एसेट है, जिसको आप बाद में जाके खर्च कर सकते हो, सेविंग है बेसिकली। तो कुल मिला के अगर जवानी में मसल बनी हुई है तो बुढ़ापे में काम आ जाएगी, और जवानी में तुमने मसल नहीं बनाई तो फिर वो बुढ़ापा तुम्हारा वैसा बीतेगा। अब चाहे तुम वैसे हमने योगा बहुत किया है, तो योगा किया है तो तुम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज्यादा रहोगे, लेकिन वो मसल का योगा कुछ नहीं कर पाएगा। कि जिम में भाई सब लोग मुझे मिलते हैं, यंग लोग, कि जिम जाने की इच्छा आदमी के मन में कब आती है? यंग में, स्कूल कॉलेज में, कि यार बढ़िया बॉडी बन जाएगी तो यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो कुछ नए बच्चे करते हैं, या फिर एक लेवल के बाद जब हार्ट वाला डॉक्टर कह देता है कि भाई साहब आपके कुछ हो जाएगा, वजन कम करो 10 किलो फटाफट। जैसे मुझे कहा 2-3 बार डॉक्टर ने कि भाई आपकी बॉडी फिट रखनी है, 30 प्लस हो गए आप, अब आपको वजन 10 किलो कम कर लेना चाहिए। तो या तो डॉक्टर जिम भेजता है, या वो लड़की के चक्कर में जाता है, या कई व्यक्ति वैसे जो पैशनेट है, जो बॉडी बिल्डिंग वैसे करियर है, वही जाते हैं, आम आदमी नहीं जाता। तो ये आज हमारे वर्ल्ड चैंपियन सर का मैसेज है कि भैया एवरीबॉडी मस्ट गो टू जिम। अब सर जिम में 2-3 चीजें, जिम में कई लोग कहते हैं कि जिम जाओ तो 1.5-2 घंटा रोज जाओ, वही जिम है, और कई लोग कहते हैं हफ्ते में 2 दिन जाओ तो भी चलता है। क्या करना, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम जो हमको स्पेंड करना चाहिए? मुझे लगता है कि 150 मिनट का कार्डियो होता है, कि साइकिलिंग, ट्रेडमिल, इलेप्टिकल, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम्हारा दिल पंप करे। हाँ, ठीक है, 150 मिनट। अगर लेट्स से मैं इसको डिवाइड भी करूं तो आपने 30 मिनट दिन में और हफ्ते में 4 से 5 दिन कर लिया तो मोर देन एनफ है। तो यू आर समवेयर अराउंड 120 से 150 मिनट के आसपास। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि आपको 180 मिनट कुछ भी वर्कआउट करना है, वजन उठाने वाली, जरूरी नहीं 50 किलो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, आप 5 किलो से उठा रहे हो, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। बट उसकी पूरे हफ्ते की जो काउंटिंग है वो 180 मिनट की होनी चाहिए। तो यानी 45 मिनट हफ्ते में 4 बार तो हर व्यक्ति को वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो कार्डियो हो गया। बट सेम टाइम, क्योंकि मैं अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है महसूस कर रहा हूं इस बात को, सबको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज
सिमल्टेनियसली करनी चाहिए। क्योंकि आप राहुल जी एक बात बताओ, हम एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है सांस आती है, सांस तो आती है, अरे भाई सांस आती नहीं है, वो तो ठीक है, बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, बट सांस लेने की भी एक कला है। तो यंगस्टर्स को, यूथ को जिम के साथ साथ सांस सही से कैसे लेते हैं वो सीखना चाहिए। तो मैं क्विकली बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, देयर इज नो रॉकेट साइंस। सुबह उठना है, ठीक है, ऐसा सोफा हो, चेयर हो, कैसे, आपको पलोथी मारने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ, हाथों को जैसे तुम्हें रखना है कंफर्टेबल, सांस भरो, बट उतनी सांस भरनी है कि वो तुम्हें लगे कि मेरी नाभि तक वो सांस टच हो चुकी है, और फिर छोड़ दो, और सिर्फ 6 बार करना है। उससे जितने भी यंगस्टर आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि सांस पता कैसे लेते हैं, अरे सांस को जाने दो, रोक लो, छोड़ दो। तो आप राहुल जी, आपको ये समझाना चाहिए लोगों को कि भाई सांस लेने की भी एक कला है, वो जिसने सीख ली, स्ट्रेंथ और कार्डियो के साथ इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और सर एक चीज ये मैंने भी काफी बार नोटिस की, जैसे मैं को बायोग्राफीज पढ़ने में बहुत मजा आता है, बायोग्राफी पढ़ता भी हूँ और मूवीज भी देखता हूँ जो भी बायोग्राफी होती है। अच्छा, मैंने लगभग हर स्पोर्ट्स की देखी है, कोई आइस हॉकी वाली भी देखी है, तो मतलब कम से कम मैंने 50 से 100 मूवी देखी होगी। उस मूवी में जो भी बंदा है, चाहे वो हॉकी का कर रहा हो या फुटबॉल कर रहा हो या क्रिकेट हो या बेसबॉल हो, उसकी प्रैक्टिस में ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कोच सबसे पहले कहता है तो खेल कुछ भी ब्रीदिंग पे ध्यान दे। वो कराटे किड अपन ने मूवी देखी, वो कर कराटे रहा है, पूरा कराटे होते रहेंगे, पहले ब्रीदिंग पे ध्यान दे। तो विदाउट ब्रीदिंग कोई भी तरह का स्पोर्ट या कोई भी चीज परफेक्शन के साथ हो ही नहीं पाएगी। एक वो मैंने देखी वॉकिंग द वॉक करके मूवी है, जिसमें एक वो आपने देखा होगा, 2 टावर है मलेशिया में, उस पे रस्सी बांध के एक बंदा वॉक करता है, तो वो बकायदा उस पर डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है। तो उसकी भी प्रैक्टिस कैसे की थी उसने शुरुआत में, बोले भाई ये वॉक कैसे होगी, क्या करूं इसमें, बोले सांस पे नियंत्रण, सांस पे नियंत्रण होगा तो हाथ में बैलेंस, तब बैलेंस बनेगा, सांस पे बैलेंस आएगा तो पैर का बैलेंस आएगा, तो ये करेगा। तो मैंने कहा भाई सांस कितनी इंपॉर्टेंट है यार। तो मैं इस माइक के सामने और इस कैमरे के सामने आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग तुम जिम जा रहे हो, अच्छी बात है, जाओ, बहुत अच्छी बात है, बट सांस लेना सीख लो। ग्रेट। तो सर आपने मुझे कन्विंस तो कर लिया कि जिम तो जाना चाहिए, ये जो मैं बहाने मारते अभी चलोगे? अरे अरे सर आपके साथ सर थोड़ा तैयारी होके करेगा, आपके साथ जाने में तैयारी लगेगी। बाकी मैं जिम जाने को कन्विंस हूँ, जो बहाने इधर उधर के मैं मारता हूँ, आई होप ऑडियंस भी अब तक कन्विंस है कि हाँ यार, क्रिकेट खेलना अपनी जगह है, वॉकिंग अपनी जगह है, जुम्बा अपनी जगह है, बट जिम इज इंपॉर्टेंट। अब मैं निकला जिम के लिए, अब मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ टू सेलेक्ट जिम। जैसे इसमें क्या होता है, एक तो मैं कोई भी मेरे घर के पास, ऑफिस के पास वाली जिम है जो भी मेरे को समझ में आती है, तो 200-500 नॉर्मल वाली ज्वाइन कर लूं, या मुझे कोई ब्रांडेड जिम जिसका अच्छा लोगो या उसका पास्ट हो उसको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जिम घर के पास वाली करो तो मेंटेन हो जाएगी, दूर वाली होती नहीं है। कुछ बहुत सारे मीम मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सस्ती वाली जिम के मीम, कि देखो वहां क्या क्या होता है। तो ऐसा कुछ चीज है कि जिम सेलेक्ट करते टाइम कुछ चीज का ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि जिम सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके घर के बिल्कुल पास हो, ठीक है, सो दैट तुम्हारे पास ये बहाना ना हो कि यार मेरा जिम तो दूर है, जहां तुम वॉक करके जा सको। दूसरा, तुम्हारा जिम जो है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, जिम में लोग कहते हैं यार ये पंखा बंद कर दे, एसी बंद कर दे, पसीना आना चाहिए, पसीना आने से जल्दी फैट कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि बॉडी जब हीटअप होती है तो वो पसीने के थ्रू मतलब पसीना निकालती है। बट अगर आप पंखे बंद करके, एसी बंद करके वेंटिलेटेड में नहीं करोगे तो आपको इंजरी होगी। तो पहला घर के पास होना चाहिए, दूसरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, तीसरा मैं नहीं कह रहा बहुत फैंसी इक्विपमेंट होना चाहिए, बट इतना पर्याप्त इक्विपमेंट होना चाहिए कि लेट्स से मैं बिगिनर हूं, मुझे कख नहीं आता राहुल जी, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं अगर एक मशीन पे बैठ के वर्कआउट कर सकता हूं जिसका बायोमैकेनिज्म ठीक है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं सही वर्कआउट कर रहा हूं रेदर देन मैं रॉड डंबल से करूं, क्योंकि मैं तो नौसिखिया हूं ना। तो यानी इतने पर्याप्त इक्विपमेंट होने चाहिए जिसपे तुम 8 से 10 एक्सरसाइज एग्जीक्यूट कर सको। ये जिम है 500 वाली, ये जिम है 2000 वाली, तो वो कहते हैं नहीं हमारे इक्विपमेंट ब्रांडेड है, हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है। तो क्या इक्विपमेंट का ब्रांड या इक्विपमेंट की क्वालिटी एक्सरसाइज में मैटर करती है, या जस्ट ये क्लास डिफरेंस है कि यार ठीक है जिसका बजट है वो उधर चले जाओ, जिसका बजट नहीं उधर चले जाओ, बात एक ही है, या डिफरेंस होता है वास्तव में? मैं दोनों में ही फंसूंगा। बट मैंने एक्चुअली बॉडी तो तब बनाई जब बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे, ठीक है ना। जब हम कोई मशीन को खींचते थे
तो ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि ज्यादा ना खींच दे, हाँ तो बैलेंस बनाना। बट आई थिंक आजकल जो जिम जाना चाहते हैं वो ऐसी फैसिलिटी में तो ना ही करे, क्योंकि जिम का प्रॉब्लम पता है क्या है? जिम का प्रॉब्लम ये है कि ये आपको इंजरी दे सकता है। तो मैं कहता हूं कि जिम जाने वाले की सबसे पहली प्रायोरिटी फिजिक बनाना नहीं होना चाहिए, इंजरी से कैसे बचना है वो होनी चाहिए। वैसा सा जिम तो होना चाहिए कि जो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक जिम हो, बट इक्विपमेंट का ब्रांड कौन सा होगा वो उससे आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, आपके जोश से फर्क पड़ेगा। जोश से फर्क पड़ेगा। कई बार होता है कि आदमी अकेला जाता है तो जो जोश में होश खो जाता है कि आज तो मैं इतनी एक्सरसाइज कर लूं, ये कर लूं। कई बार वो जरूरत से ज्यादा कर लेता है। जैसे मान लो किसी को 10 किलो उठाना चाहिए, वो कई बार 5 ही उठा के आता है, फिर 1 महीने बाद कहता है मैं तो यार कुछ असर ही नहीं हो रहा। कई ऐसा होता है जिसको उठाना 10 चाहिए, वो 15 उठाता है, फिर वो इंजरी करवा के बैठता है। तो क्या ये जिम आदमी अकेले कर सकता है या एक पीटी या पर्सनल ट्रेनर होना जरूरी है? मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो आप बीती है या जो मैं देख रहा हूँ। जिम के कल्चर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में है, मेरे टाइम में भी थी और पता नहीं रहने वाली भी है, कब तक रहेगी, ईगो लिफ्टिंग। ओके, सो ईगो लिफ्टिंग वो होती है जब मैं जिम जाता हूं और मेरा दोस्त 100 किलो की डेडलिफ्ट मारता है, ठीक है, और मैं उसको टेढ़ी नजर से देखता हूं और मैं ये सोचता हूं कि यार मैं भी कर लूं क्या। फिर वो ही दोस्त मेरे कंधे पे हाथ मारता, चल कर ले चल कर कर तो पता क्या हुआ, तो मेरी क्षमता 20 की है, बट क्योंकि वहां पे 4-6 लोग खड़े हैं तो मुझे उनको दिखाने के लिए 80 किलो उठाना है। और वो होता है ईगो लिफ्टिंग। 90% ऑफ द पीपल स्पेशली यंगस्टर जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं। तो उन सबको ये समझना चाहिए कि जिम में जाके एक चीज जो नहीं करनी है वो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। यानी अगर आपका मसल अभी उतना मैच्योर नहीं है, आपको 1 हफ्ता ही जिम जाते हुए हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं कंसिस्टेंटली जाता रहूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं 5 से 7.5 से 10 से 12.5 से 15 से 20 से 25 से 30 किलो के डंबल पे पहुंच जाऊंगा, अगर मेरा खान पीन और नींद ठीक रहेगी। बट क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है तो और हाँ, जिम बदनाम भी मेरे माता पिता की नजर में इसीलिए है क्योंकि उससे चोट लगती है। चोट जिम से नहीं जो लोग लगती। अवॉइड कर रहे हैं ना, यही तो मुझे मैंने कहा ना, मेरे घर वाले बोल रहे हैं मत जा, ये कर ले, वो कर ले, उनके मन में ये है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी वहां जाके। तो कुछ चंद लोग जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं उनकी वजह से जिम का कल्चर जो बदनाम है। बट अगर मतलब बहुत स्लोली प्रोग्रेस की जाए तो आई थिंक 3 महीने में आप ठीक ठाक वजन उठाने लग जाते हो। तो इसके लिए पीटी पर्सनल ट्रेनर ले के नहीं ले, या अपने लेवल पे कर लें इसको? एक्चुअली मेरे तो खुद के इतने स्टाफ है, क्या बोलूं। बट मुझे ये लगता है कि आपको किसी के गाइड, नॉट पर्सनल ट्रेनिंग, मैं नहीं कह रहा आप किसी को पैसे पे करो, बट अगर एक्सपर्ट गाइडेंस तो होना चाहिए। एक्सपर्ट गाइडेंस तो होना चाहिए। क्योंकि लेट्स से जब मैं स्कूल में जा रहा था, मैं इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, बट फिर भी अध्यापक तो था पढ़ाने के लिए कि यतेंद्र पढ़ो। तो व्हाई नॉट जिम? जिम सबको खुद ही करना है। अरे भाई, जिम का एक प्रोसेस होता है, जिम का एक तरीका होता है, हर मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। प्लीज इस तरीके को समझने के लिए जो अध्यापक वहां रखे गए हैं, जो टीचर वहां रखे गए हैं, उनसे पूछ लो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 4 लोग जो हीरो बन जाते हैं, हम 4 दोस्त हैं, मैं अंधों में काना राजा हूं क्योंकि मुझे तो 2 महीने हो गए, इनको तो 2-2 दिन हुए हैं, तो तुम्हारा ट्रेनर मैं हूं। अच्छा, आप ज्यादा वजन उठाते हो तो आप हो गए राजा। यानी अगर जिम में 40 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 2-2 3-3 के ग्रुप में, उनमें 10 तो ट्रेनर है, और जो हमारा स्टाफ होता है वो देखता रहता है भाई तुम ही करा लो। बट दे आर नॉट एक्सपर्ट। तो किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता 100% है। उसको कहते हैं 30,000 रुपए महीना नहीं देगा तो 30,000 रुपए दिन का आईसीयू लेता है। ज्यादा ले लेगा, मैंने ज्यादा भी ले लेगा, बाकी खर्चे अलग है, तो तू ध्यान रख इस चीज का। अच्छा सर, कई होता है जिम में, आपने जिम स्टार्ट की, मैं जिम पे बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जिम में आ गया, मैंने एक्सरसाइज चालू की, फिर मैंने एक ट्रेनर भी ले लिया। ट्रेनर ने मुझे 1 महीना एक्सरसाइज करा के कहता है सर आपने एक्सरसाइज की, इट्स ऑल गुड, लेकिन अब सर एक्सरसाइज में अगर आपको और बेटर रिजल्ट चाहिए, यू ट्राई दिस प्रोटीन और दिस कैप्सूल और दिस सप्लीमेंट। तो उस केस में इज दिस गुड? यस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? अगर आपने अभी जिम जाना शुरू किया, आज आपका पहला दिन है, 90 दिन तक, शुरू के 3 महीने आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जो घर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन, फिश जो होते हैं, उसी से तुम अपना पर्याप्त खान पीन, मतलब न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हो। बट अगर तुम 90 दिन क्रॉस कर चुके हो
और तुम्हारा गोल है एक अच्छी फिजिक बनाने का, बॉडी फैट को कम करने का, स्ट्रेंथ बिल्ड करने का, तो कुछ सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं जिसमें वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज्यादा सप्लीमेंट की जरूरत रहेगी। बट यस, अगर आपको अब 6 महीने साल भर हो गया है और आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो अगर कोई प्री वर्कआउट पी के आप वर्कआउट करते हो उसमें कोई हार्म नहीं है। बट इन दैट केस आप किसी के बोलने से इस्तेमाल मत शुरू करो। आप पहले खुद पढ़ो कि यार मेरा गोल ये है, आज मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां तक पहुंचना है, ये मेरा न्यूट्रिशन है, ये मेरी डाइट है, तो इसमें ये ऐड कर लेता हूँ, चलो एक स्कूप वे प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद पी लेता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शुरू के 90 दिन किसी भी बिगिनर को कोई सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है लोग अगर जिम छोड़ते हैं, वो जिम छोड़ने का भी रेशियो इसीलिए ज्यादा है कि आदमी को जैसे डे 1 कहते हैं आप एक्सरसाइज करो और ज्यादा टाइम मेरे से मिलके जाना, ये आपकी डाइट रहेगी। अब एक्सरसाइज तो कर रहे हो पर रिजल्ट डाइट से आएगा, तो अब सुबह उठ के ये करना, फिर दोपहर में ये करना, फिर ये एवोकाडो खा लेना, केल पी लेना, फिर ये सीड, फिर वो सीड, फिर ये, फिर वो, फिर आदमी कहता है यार जिम तो फिर भी मैं सुबह आके मैनेज कर लूंगा, ये तो हो जाएगा 7 दिन 10 दिन, ये नहीं होता। तो मेरे को लगता है कि मैंने ना प्रोफेशनल क्विटर हूँ 4 या 5 बार जिम छोड़ चुका हूँ। हर बार कारण मेरा यही रहा है कि यार ये जिम तो मेंटेन हो गई थी, डाइट मेंटेन नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये 90 दिन वाला रूल मुझे शायद अपनाना पड़ेगा कि 90 दिन तक मुझे पहले कि यार ठीक है होती रहेगी डाइट, तो पहले ये तो कर, और उसके बाद जब 90 दिन रिदम बन जाएगी फिर छोटे मोटे चेंजेस वगैरह करेंगे। ग्रेट सर, जिम रिचुअल क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिचुअल कि मैं जिम जाने के, अभी 5 बजे मैं जिम जाऊंगा, 4 बज गए, अब 4 बजे से मैं किस माइंडसेट में आ जाऊं, जिम जाने से पहले क्या करूं, जिम में जाके क्या करूं, और जिम खत्म होने के बाद अगले 1 घंटे में क्या करूं। जैसे मंदिर जाते हैं तो एक रिचुअल होता है, ठीक है ना, आप चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जा सकते, आपको चप्पल बाहर उतारनी पड़ेगी, एक तरह का वेशभूषा ड्रेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि एक वर्कआउट करते टाइम एक तरह के कपड़े पहने होने चाहिए। आप पैंट पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते, आप शर्ट पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते। तो ऐसे कपड़े जो आपको कंफर्टेबल रहें बट दूसरे को भी कंफर्टेबल फील कराए, तो वैसे से कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी ट्रेडमिल पे भागते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम एक ही शूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आपके रनिंग शूज अलग होने चाहिए, एथलेटिक एक्टिविटी करने के शूज अलग होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि आपने कपड़े शूज आपके चेक इन है, ठीक है। जब भी आप जिम में जाओ तो आपने कितने लोगों को देखता होगा जो तेज तेज ट्रेडमिल पे भागने लग जाते हैं बस जाते ही, क्योंकि उनमें जोश बहुत है। उनको ये समझना चाहिए कि आप जैसे जिम में घुसे हो तो ये सिर्फ आपको पता है, आपके दिल को नहीं पता। तो ठीक है ना, तो तुम उसको सीधा 150 बीट पर मिनट पे नहीं धड़का सकते, उसको पहले आराम आराम से उसको बताओ कि मैं वर्कआउट शुरू करने वाला हूं, थोड़ा वार्म अप करो। वार्म अप क्या होता है, 5 मिनट कोई भी एक्टिविटी को स्लो स्पीड में करना। वो ट्रेडमिल पे वॉक हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, उसके बाद आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओ, फिर आप एक सेशन करो। बट प्रॉब्लम ये है कि सेशन खत्म करने के बाद जब मेरी गर्लफ्रेंड का या मेरे घर से किसी का भी फोन आ जाता है, अच्छा मैं आ रहा हूं, बस वो भाग जाता है, तो उसको ये नहीं रखना चाहिए। अरे इंजन को स्टार्ट तो कर दिया है, बंद तो करो स्विच ऑफ तो करो उसका। वो स्विच ऑफ कैसे होते हैं, आपको हर एक्सरसाइज करने के बाद एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिसमें आप हर एक्सरसाइज या हर सेशन वार्म अप किया, एक ट्रेनिंग सेशन किया, उसके बाद कूल डाउन किया। आप मैक्सिमम लोगों से पूछ लेना कि जिम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बीच का सेशन तो है बट वार्म अप और कूल डाउन नहीं है, तो कूल डाउन करना चाहिए। और कूल डाउन करने के बाद आप जब भी अपने वर्कआउट सेशन को वाइंड अप करके घर गए हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने नीचे होके पे खड़ा होके सिगरेट ना पी रहा हूं, क्योंकि यार मेरे द थिंग इज कि मेरी अभी बॉडी में ब्लड फ्लो तेज है। अगर मैं अभी स्मोक करता हूं वर्कआउट के बाद, उसकी शूटअप बहुत जल्दी फटाफट होगा ना करूं, और कुछ ऐसा खान पीन करूं जो पौष्टिक हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो होना चाहिए आधे घंटे 45 मिनट्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा खा लो जो पौष्टिक हो, उसके बाद थम के फिर करो जो करना है। ग्रेट। जिम जाने की राइट एज क्या है, जैसे अपन कई बार यंगस्टर्स को जाना चाहिए, तो कोई व्यक्ति भी सुन रहा है, मान लो 50 इयर्स में है, 60 में है, ही शुड गोल्स। मेरे हिसाब से 14 साल का जब बच्चा हो जाता है हमारे घर में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जिम जा सकता है। और फिर
आपकी उम्र 90 भी क्यों ना हो, आपको जिम जाना जिम चाहिए। जाना चाहिए। और जो कई लोग जैसे जिम का सबसे ज्यादा वो मीम ये भी होता है कि भाई 1 जनवरी को एवरीवन इज लेट्स गो टू जिम, और 20 डेज लेटर बोले भाई जिम खाली पड़ी है। तो ये लोग जिम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? आपका तो बहुत पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है कि क्या की कारण होता है जिसकी वजह से लोग ये जिम फटाफट छोड़ देते हैं? लोगों का अपने आप से कमिटमेंट नहीं है और लोगों को परिवर्तन नहीं दिखता जल्दी जल्दी। एक्चुअली क्या होता है, हम सबको बहुत जल्दी परिवर्तन की आदत है, ठीक है ना। एक शर्ट अच्छी नहीं लगी तो कल को, आज व्हाइट अच्छी नहीं लगी तो ग्रीन पहन ली, ग्रीन नहीं तो रेड पहन ली। और ये क्या है, ये लंबा गेम है। डंबल कर्ल करने हैं और ऐसे ही हो सकता है, डंबल कर्ल को ऐसे नहीं कर सकते, तो यानी ये तो बहुत बोरिंग है, रोज आके ऐसे करना है और मेरे को तो यहाँ फर्क भी नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये इतना स्लो प्रोग्रेस होता है, इतना स्लो प्रोसेसिंग गेम है कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। और फिर क्या है, एक समाज ऐसा है जो जिम नहीं जाता, वो जिम जाने वालों को अरे छोड़ यार क्या करेगा, आज आगे चला, कल चला जाइयो। हाँ, अब वो कहता चल ठीक है ना, एक दिन इसके साथ घूम लेता हूँ, कल चला जाऊंगा, है बट कल तो कभी आएगा नहीं। तो मुझे लगता है जिम में अगर आपकी कोई प्रोग्रेस भी नहीं हो रही तब भी आपको जाते रहना चाहिए, जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। बट मैं 100% लिख के दे देता हूं, अगर आप 100 दिन जिम चले जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे को अब थकान कम होती है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस नहीं फूलता, मैं ज्यादा बात कर सकता हूं, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता हूं, ब्रेन फंक्शनिंग बेटर हो गई है, स्किन में थोड़ी चमक है। तो ये जिम के फायदे हैं। एनर्जी भी हाई रहती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने देखा जब मैंने। बोला ना बात ज्यादा कर लेते हो तो हाँ, समझो हाँ। आपकी तरह वो एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक हाई हो चुकी है। बट आप बिना जिम के भी इतने एनर्जेटिक कैसे हो? अरे इसमें बीच बीच में जाता रहता हूँ ना। ठीक है। भाई मैं क्विटर हूँ ना, तो 2 महीने गया, 2 महीने नहीं गया, 2 महीने गया, 2 महीने नहीं गया, ऐसा है ना। अच्छा सर, अब आते हैं सबसे खतरनाक वाले मिथ्स पे कि लोग जो जिम जाना क्यों अवॉइड करते हैं, स्पेशली जो आपने कहा ना एक समाज है जो जिम नहीं जाता, वो समाज में अपने घर वाले भी अपने ही दोस्त हैं। बहुत और वो लोग। सबसे बड़ा सवाल ही कहते हैं कि भाई मत जा, तू पिक्चर टीवी नहीं देखता क्या, वो फलाने एक्टर थे उनके हार्ट अटैक आ गया, उसके हार्ट अटैक आ गया, इतना फिट आदमी था, ये जिम में जाते ही हार्ट अटैक आते हैं साहब, तो यार इसके चक्कर में तो जिम मत जाया कर। तो सर इस पे क्या कहेंगे अपन? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जब भी आप जिम जाते हो तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि जिम जाने का एक प्रोसेस होना चाहिए। सो यानी जो भी व्यक्ति विशेष जिम जाना चाहता है, उसका पर्पस कुछ भी हो, उसको एक मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए अपना, यानी उसका हृदय कैसा है, उसका कोलेस्ट्रॉल्स कैसे हैं, उसकी लिवर की फंक्शनिंग कैसी है, उसके लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, किडनी कैसी काम कर रही है, कोई हड्डियों में दर्द तो नहीं है। एक नॉर्मल टेस्ट करा लिया और उसने देख लिया मेरा ये पैरामीटर थोड़ा खराब है, फिर उसको जिम में जाके पहले एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए कि यार देख मेरा ना ये सिस्टम है, ये ठीक है, ये है, मैं करना चाहता हूँ। जो ये पर्सन है, जो कंसर्न पर्सन है, जो आपको गाइड करने योग्य है, उसमें आपको फिर शुरू करना चाहिए एक्सरसाइज। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको बोल देता हूँ यार देख मेरे को ना इतना नहीं, 40 दिन में बॉडी बनानी है भाई, अब बता क्या करना है। अब 40 दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं। तो यानी पहला प्रोसेस तो यही है कि आपने अपने मेडिकल टेस्ट करा लिए, फिर जब जिम में जाते हो, जो मैंने आपको बताया था कि आपको वार्म अप करना चाहिए, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए। तो और ट्रेडमिल पे जो 10 की 12 की स्पीड में आप भाग रहे हो, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या आपको, मतलब क्या आपका हार्ट उतना स्ट्रांग है कि जो इतनी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, या आपको उस पर अननेसेसरी लोड तो नहीं डाल रहे। तो दैट मींस आपको किसी भी वर्कआउट करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ओवरडू तो नहीं कर रहे। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि जिम को तो हम एक ऐसी चीज समझते हैं, हाँ ठीक है ना कर लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, तो वो किसी के भी कहने से कर लेते हैं। तो किसी के भी कहने से मत करो, एक प्रोसेस को फॉलो करो। और मुझे लगता है ये या तो फिर जिम वालों को ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए कि व्हेन समबडी इज कमिंग, आप आए हो तो मैं बोलूँ आप अपने मेडिकल टेस्ट करा लिए, आपने उन्होंने बोला हाँ जी मैं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हूँ करने के लिए, और फिर उसको प्रोसेस फॉलो करा दिया। तो हार्ट अटैक वाला जो मिथ है इसका, जितने भी सेलेब से आप मिलोगे उनकी लाइफ किसी नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होती, उनकी लाइफ में एक अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि उनको स्क्रीन पे चमकदार दिखना है और उनको एक मूवी फ्लॉप होने से या मूवी हिट होने से बहुत फर्क पड़ता है। तो वो स्ट्रेस लेवल्स होने की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरा, मैंने लास्ट जैसे लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, कल मैंने बहुत ड्रिंक की थी, रात को पार्टी में था और मैं आया हूं 2:30 बजे घर पे, बट बिकॉज मेरा प्रोफेशन ये डिमांड करता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, तो वो प्रेशर मुझे क्या करता है, सुबह जिम खींच लाता है 6 बजे। अब रात को जब मैंने ड्रिंक की थी और मैं डिहाइड्रेटेड था
और 3-3.5 घंटे सोया हूं और ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया, वो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का। बट एक बात बताओ ना, मैं मान लेता हूं, चलो वैसे तो बहुत कम इंसिडेंट है, 100 लोग जिम में मर भी गए होंगे, अरे 1 करोड़ तो बाहर भी तो मर रहे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जिम के नाम को या मेरे प्रोफेशन को बदनाम करने के मौके मिल जाते हैं। बट क्या ये बताओ ना कि सारी मौत जिम में ही हो रही है क्या? बट हाँ, हार्ट अटैक होने का एक रीजन हो सकता है ओवरडू, या फिर आपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराए, या लास्ट रात आप ढंग से नहीं सोए थे, या फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड थी। जब नाम से बदनाम है, रीजन एंड नंबर ऑफ हो सकता है, वो हुआ वहां पे तो उसके मतलब की वो उसके पीछे ही कहानी इल्जाम उसके नाम पे आ गया। बट मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे डीपर इनसाइट पूछ सकते हो, स्ट्रेस जो है वो इसका एक बहुत मेजर कारण है। मतलब जो ट्रेनर दोस्त आपका ट्रेनर है वही आपके इंजरी करवाएगा, एक्चुअल ट्रेनर इंजरी नहीं कराएगा। ना ना ना, एक्चुअल ट्रेनर को पता है ना, जिसकी 15 की तू 15 कर, 7 के बाद छोड़ देना, तेरे बस की नहीं है। वो दोस्त के कारण बस 7 7 8 8 हो गया 9 9 10 10 10 फिर वही करवा देता है। और दूसरा, क्लाइंट्स को भी ये समझना चाहिए, ये कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं, इनको वही ट्रेनर अच्छा लगता है जो इनको बहुत पुश करे। हाँ ठीक है, बट क्योंकि इन्होंने उसको बोला है मेरे घर में शादी है, 3 महीने में वजन कम करा। अब प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रेनर तुमसे पैसे लेता है, अब वो उसको जस्टिफिकेशन भी करना है, वो आपको ये भी नहीं बोल पा रहा कि 3 महीने में भाई कोई शादी हो मैं तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। तो ये उस व्यक्ति विशेष को भी समझना चाहिए कि भाई जब तुम्हारे घर में शादी है तभी जिम नहीं जाते, तुम्हारी खुद की शादी है तभी जिम नहीं जाते, पहले से उसकी प्लानिंग करो। और ट्रेनर पे इस बात का प्रेशर मत डालो कि वो तुम्हें 3 महीने में फिट कर दे, वो फिर क्या करेगा, चलो 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 करो करो करो, वो ये भूल जाएगा कि इसकी उतनी क्षमता नहीं थी। और एक इंजरी अगर आपको हो गई है वो लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होती, मान जाओ मेरी बात, कितने भी आज स्पोर्ट्स इंजरी वाले डॉक्टर के पास घूमते हो, कुछ भी करो। एक लास्ट और मिथ है कि सर जिम इसलिए नहीं जाना चाहिए, जिम जाओगे एक बार तो वजन कम हो जाएगा, पर फिर जैसे ही छोड़ोगे वापस बढ़ जाएगा और डबल बढ़ेगा। मतलब तुम जाके साल भर जिम जाओ, 10 किलो वजन कम हो जाएगा, पर तुमने जिम छोड़ी तो 3 महीने में 11 किलो वापस आ जाएगा, इसलिए जिम मत जाओ। उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैं आज कसरत करता हूं तो मेरा बड़ा ध्यान होता है अपने खान पीन पे। जैसे मैंने आज वर्कआउट किया है तो मैं ध्यान रखूंगा यार आज तो एक्सरसाइज करी है, नहीं खा रहा। बट जैसे ही मैं जिम छोड़ता हूं तो मेरा वो ध्यान भी चला जाता है, यार अब कौन सा जिम जा रहा हूं, खा लेता हूं। तो यानी कैलोरी बर्न करना तो बंद कर ही दिया और ऊपर से खाना एक्स्ट्रा शुरू कर दिया। सो दैट मीन्स जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मैं एक्सरसाइज और खान पीन दोनों का तालमेल बनाया हुआ था। अब क्योंकि जिम नहीं जाता तो लीनियंट हो गया तो कुछ भी खा सकता हूं। तो जब जिम नहीं जा रहे हो तब आपको ये ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता। तो ये एक कारण होता है कि जिम जाने के बाद आपको लगता है कि वो यार ये तो फिर वापस आ गया, वजन बढ़ गया दोबारा से। मैंने किसी एक बंदे से ऐसे ही बात कर रहा था जिम ऐसी इंडस्ट्री से, उसने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया इसका। मैंने कहा यार जिम जाते हैं ना छोड़ते, तो बोले छोड़ते क्यों, जिम कोई छोड़ने की चीज है, मत छोड़ो। तुमको अगर लगता है कि छोड़ोगे आ जाएगा तो छोड़े ही मत। जिम में सब किसने कहा 6 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाएगा फिर जिम छोड़ देना, जिम तो लाइफ लॉन्ग चीज है, करता रहे। मैं कहा भाई अलग चीज। अब दूसरी चीज आती है फूड। देखो ऐसा है, दोपहर में खाना खाओ, 5-6 बजे बाद खाना कर दो बंद और 4 चक्कर कॉलोनी के काट लो। देखो 1 महीने में 5 किलो वजन कम होता है, मेरा भी हो गया। तो वो कई लोगों का वजन कमजोर होता है ऐसा लगता है, लेकिन लोग भी डॉक्टर कहता है भैया तुम्हारे तो मसल गई, तुम तो कमजोर हो गए यार। तो कमजोरी मतलब वो वजन कम करके खुश हो रहे थे, डॉक्टर ने कहा भाई ये वजन कम नहीं है, बीमारी है, कमजोरी है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि कैलोरी डेफिशिएट का भी एक तरीका होता है, क्योंकि आपको अपने मसल्स को भी बढ़ाना है, सेम टाइम बॉडी फैट परसेंटेज को ड्रॉप डाउन करना है, वाटर रिटेंशन को कम करना है। तो उसका एक तरीका है। तो दैट मीन्स जिम जाने का भी एक प्रोसेस होता है भैया, उसको फॉलो करो। फिर एक जो मैक्रोस के बारे में बात करते हैं, एक तो जो बेसिक लेवल का आदमी वो कैलोरी पे ही चलता है। हाँ। कम खाऊंगा ज्यादा घूमूंगा हो जाएगा। थोड़ा समझदार आदमी समझता है कि अरे यार ये कार्ब्स होता है, एक प्रोटीन होता है, एक फैट होता है। हाँ। तो मैं उन जो समझदार है वो समझदार है, जो नहीं जानते इसके बारे में उनको एक बार आप बताइए ये 3 चीज क्या है, इनका क्या क्या रोल है और ये वेट लूज करने में या गेन करने में कैसे फंक्शन करती है। कार्बोहाइड्रेट तो इज बेसिकली सिंपल है, फ्यूल ऑफ योर बॉडी। यानी आपकी बॉडी को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो वो कार्बोहाइड्रेट खर्च करती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। यानी आपके शरीर में जितने भी मसल हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका प्रोटीन इंटेक कैसा है। फैट्स जो कि सबसे बड़ी समस्या है, हम प्रोटीन का आप तो फिर भी समझते हैं, बट हमें लगता है फैट नहीं खाना, अरे इससे तो फैट बढ़ जाएगा। अरे नहीं,
आपकी कैलोरी का 15 से 20% हिस्सा गुड फैट से आना चाहिए, फैट खाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग, आपका मेटाबॉलिक रेट और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए हैं, कुछ विटामिन को बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए फैट्स काम आते हैं। तो इसीलिए फैट्स का काम है, ये समझ लो आपकी बॉडी में टूट फूट हो रही है, उसको रिपेयर कर दिया, आपकी स्किन को अच्छा कर दिया, आपके नेल्स को अच्छा कर दिया, बालों को अच्छा कर दिया, आई का विजन रखा, ठीक है, थोड़ा ब्रेन फंक्शनिंग बेटर कर दी, हार्ट हेल्थ अच्छी कर दी, वो फैट्स का काम ये है। फैट्स का काम है। प्रोटीन मसल बनाएगा और कार्ब आपको ऊर्जा ऊर्जा देगा। तो इंडिया का जो कल्चर है, जैसे मैं क्या खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, जैसे आपने कहा बचपन से मैं तो यही तो खा रहा हूँ, यूं ही तो खाया है। मैं तो रोटी खाऊंगा, रोटी बंद कराओगे तो मैं तो पराठा खाऊंगा, पराठा बंद करोगे तो मैं मैदा में पाव भाजी खा लूंगा, पाव खाऊंगा, भटूरा खाऊंगा, सैंडविच खाऊंगा, मैं ले दे के खाऊंगा, तो यही खाऊंगा ना, ऑप्शन क्या है मेरे पास। तो अगर जैसे मैं कार्ब कम करता हूँ तो कोई अल्टरनेटिव है कार्ब का? कार्ब का कोई अल्टरनेटिव नहीं, कार्ब इज कार्ब। बट हाँ ये है कि ये जो रागी कहते हैं कि रागी ले लो या फैट मिलेट ले लो, नहीं देखो, रागी मिलेट अगर आप ले रहे हो तो अच्छा है, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि फिर वही एवोकाडो खा लो, ठीक है, ये खा लो, अरे भाई उसको बोलो ना सेब संतरे खा लो, सीजनल फ्रूट खाने की भी तो सेहत बनाई जाए। सेहत को महंगा मत करो, सेहत को बेसिक पे लाओ। तो बेसिक इज कि मैं बचपन से गेहूं खा रहा हूं, तो अगर मैं रात को सोने से पहले 2 रोटी खा के सोता हूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे मुझे अच्छी नींद आती है, और जब मुझे अच्छी नींद आती है तो मेरी नेक्स्ट डे एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं। तो यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए आप आलू खा सकते हो, चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, बट हाँ मिलेट्स भी खा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए डाइट में, बट फिर भी हमारी किचन में जो बेसिक चीजें होती हैं, अगर मैं उसी में से अपनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लूं, वो भी काफी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, 50% कार्ब हमने ले लिया, अब बचा 50%, उसको हमको लेना है प्रोटीन और फैट से। हाँ जी। तो प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस क्या है स्पेशली फॉर वेजिटेरियन? वेजिटेरियन के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है ही नहीं कोई, है ही नहीं, बट फिर भी ले आते हैं, ठीक है, देखो सच है, बट फिर भी ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन रह के आप फिजिक नहीं बना सकते, अपने आप को तंदुरुस्त नहीं कर सकते। बट जैसे पहला हो गया सोयाबीन, ठीक है, आप जो न्यूट्रेला खाते हो ना सोयाबीन की बड़ी है, वो दैट इज हाई इन प्रोटीन, ठीक है, 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दैट मीन्स किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोया में होता है। सेकंड, लेट्स से आप मूंग की दाल खाते हो, कोई भी पल्सेस खाते हो, मूंग की दाल मैंने स्पेशली इसलिए बोला क्योंकि 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बट इजी टू एब्जॉर्ब, इजी टू डाइजेस्ट और बनानी आसान होती है। बट पल्सेस कोई भी खाओ वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना चाहते हो बीइंग अ वेजिटेरियन, तो पनीर खाया जा सकता है, बट द प्रॉब्लम विद पनीर इज कि उसमें जितना प्रोटीन होता है उतना ही फैट होता है, तो उसको एक लेवल ऑफ मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बट दूध पी सकते हो। एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन, जितने लोग वेजिटेरियन हैं, अच्छी हेल्थ बनाना चाहते हैं, उनको एक स्कूप वे प्रोटीन का अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। अब सर आपके इस आंसर में 2 क्वेश्चन है मेरे। पहली बात, पनीर करना चाहिए, मुझे भी लगता है सही है, वेजिटेरियन पनीर खा लेंगे, पनीर टिक्का खा लेंगे, लेकिन पनीर के जो वीडियोस आजकल मैं देखता हूँ कि भाई ओरिजिनल जो पनीर है वो शायद 20-25% रहे, 30% होगा, 70% केस में तो पनीर मिक्स वाला है या पाउडर वाला है। तो मुझे लगता है यार, पता चला मैं पनीर खाने गया था, मैं ऐसा पनीर खा लूं जो अंदर जाके जाने कौन से केमिकल, कौन से प्रिजर्वेटिव डाल दे, उस केस में मैं क्या करूं? बट अगर चलो ये मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूं कि अगर तो मैं जाके किसी भी रेस्टोरेंट में शाही पनीर खा रहा हूँ, हाँ, तो मुझे नहीं पता कैसा उन्होंने बनाया है, हाँ, बट अगर मैं मार्केट से किसी अच्छी डेयरी से, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं मेरे घर के पास है और बहुत समय से है, या फिर जो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे और भी ब्रांड हैं जो 200 ग्राम के पैकेट बना के देते हैं, मैंने खुद उनको इस्तेमाल किया है, आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक होता है। बट हाँ, अगर आप किसी भी ढाबे में, रेस्टोरेंट में बैठ के शाही पनीर खा रहे हो और तुम ये सोच रहे हो मैं प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा हूं, तो यू नेवर नो। तो अभी फैट के बारे में कहते हैं गुड फैट एंड बैड फैट, तो गुड फैट के कुछ एग्जांपल, बैड फैट के कुछ एग्जांपल। एक्चुअली जितने भी अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है, वो गुड फैट होता है, ठीक है, जैसे सीड्स, जैसे फ्लेक्स सीड्स, ठीक है, गुड फैट होता है। और गुड फैट के सोर्सेज होंगे वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल जब मैं बोल रहा हूं तो ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है,
कैनोला ऑयल, ये सब गुड फैट होता है। घी नॉट 100% गुड फैट, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच घी खाना चाहते हो तो वो खाया जा सकता है। बट अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि घी गुड फैट होता है, घी गुड फैट नहीं होता, ठीक है। पहले तो मेरे घर में नहीं बनता, और दूसरा जब मैं 4 चम्मच खाने लगता हूं तो वो गुड फैट नहीं होता। तो जो मैंने बताया, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सीड्स, नट्स, अखरोट, बादाम, ये सब गुड फैट के सोर्सेज है। बट जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, वो बैड फैट होता है, ठीक है। जिसमें ये सब आएगा, पनीर, घी, ठीक है, और जो तुम ये पूरियां तलते हो, रिफाइंड ऑयल, ये सब गुड, मतलब सब गड़बड़ है सब। अच्छा, एक और चीज आती है, जैसे मैंने पनीर में पूछा, कई लोग कहते हैं सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। सैलेड फ्रूट की वजह से मुझे क्या एक्चुअल डर तो अडल्ट्रेशन से लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा राहुल जी खीरा खाया करो, बहुत बढ़िया है। अब चलो खीरा खाए, रोज एक खीरा खाएंगे, फिर वो एक रील आती है कई कि देखो खीरा कैसे इंजेक्शन लगा के बड़ा कर दिया, देखो खीरा कैसे गंदगी में बन रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई साहब ये तो मैं अच्छे के लिए खा रहा हूँ, ये जाने कौन से केमिकल, कौन से प्रिजर्वेटिव मेरे अंदर जा रहे हैं, बल्कि मैं तो हेल्दी समझ के खा रहा हूँ और पता चला मैं और ज्यादा बीमार हो रहा हूँ। 3 साल तक मैं रोज एक खीरा खा रहा हूँ कि फिट हो जाऊंगा, 3 साल बोले भैया आपके तो कैंसर है। बोले कौन सा कैंसर? बोले खीरे से आया था। तो ये हेल्दी चीज मुझे बीमार तो नहीं कर देगी? देखो, वैसे तो हर इंसान को दिन में 2 बार साग सब्जी फ्रूट खानी चाहिए, ठीक है। बट मुझे लगता है कि फ्रूट को भी ना ज्यादा एक्सपेंसिव मत बताओ। जो सीजनल फ्रूट होता है, जैसे लोगों को लगता है कि आम खाने से मोटे होते हैं, ठीक है, आम नहीं खाना चाहिए। बट सीजन में अगर आप एक आम रोज खा लेते हो, या आप हफ्ते के 2 आम खा लेते हो, तो देयर इज नो हार्म। तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो फ्रूट आपके सीजनल फ्रूट होते हैं वो खाने चाहिए। और वेजिटेबल, अब आप एक रील देखने की वजह से खाना बंद कर दो, इसमें कोई अकलमंदी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो रील किस ने बनाई है, किस उद्देश्य से बनाई है। जिस उद्देश्य को मैं अपनाने के बाद साग सब्जी को खराब बोलने लगूं तो नहीं चल पाएगा। तो बट हाँ, 2 पोर्शन फ्रूट और साग सब्जी के दिन में होने चाहिए। तो खीरा खा लिया करो आप, कोई टेंशन नहीं। अरे डन, चल रहा है हमारा तो, बस गिल्ट के साथ खाता था, प्यार से खाऊंगा। अच्छा सर, एक चीज है, शुगर इज बैड, वी ऑल नो कि शुगर बहुत खराब होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुगर इसलिए हम बैन नहीं कर सकते या दूर नहीं रह सकते क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ जी। हमारे माँ का प्यार, वो बेटा लहलवा, बेटा खीर, पत्नी का प्यार भी ऐसे निकलता है, मीठे से निकलता है। कोई गेस्ट आता है तो मीठा होता है, त्योहार आता है तो मीठा होता है। मतलब कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन मीठे बिना होता नहीं है। और अगर आप कहते हो जब मैं तो मीठा खाता नहीं, मैं मीठे से दूर हूँ, तो फिर वो कल्चरली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पहली बात तो मीठा लोग, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करें, 1, और प्लस इसमें प्रॉब्लम क्या है शुगर खाने में, क्या करता है शुगर? शुगर खाने की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, क्योंकि शुगर में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। दिस इज अ प्लेन थिंग, मतलब इससे कोई भी पोषण नहीं मिल रहा, तो इसलिए शुगर की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। अब आप, बट क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि सामाजिक रूप से ये व्यवहारिक नहीं है कि मैं बोल दूं मीठा नहीं खाता, तो अगर किसी को भी अलाउ करना चाहिए तो उसको ये अलाउ करना चाहिए कि उसको 10 से 12 ग्राम चीनी प्रतिदिन अलाउड है, ठीक है। अब वो आप नॉर्मल पानी में डाल के मिक्स करके पी लो, ठीक है, वो आप चाय कॉफी में डाल के पी लो, दैट इज अप टू यू। बट मैं बोलता हूं कि शुगर के जो इतने सारे वेरिएंट ऑल्टरेशन आ गई हैं, उसको छोड़ के आप नॉर्मल चीनी, जैसे मेरे को एक बार थोड़ी डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने सर से शेयर किया, जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला यतंदर कुछ नहीं करना, 1 ग्लास से लेना है, उसमें 1 चम्मच चीनी मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल के वो पी। मैंने 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, हफ्ता 10 दिन, बट मैंने कहा सर ये तो ज्यादा नहीं होगा, बट उन्होंने बोला इट्स 1 चम्मच है, 5-7 ग्राम, कुछ नहीं होगा। और तब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे था, यानी कॉम्पिटिशन के प्रेप कर रहा था। तो जब मुझे उतना अलाउड है, तो किसी को भी नॉर्मल चीनी 10 से 12 ग्राम खाना अलाउड कर देना चाहिए। बट अगर आप मुझसे सुनना चाहते हो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो प्लेन होता है। बट अगर आप, नुकसान क्या क्या करता है वो? उसके तो बहुत नुकसान है, ठीक है। आपकी एजिंग जल्दी होगी, मानोगे नहीं आप इस बात को, बट आपकी ब्रेन फंक्शनिंग स्लो होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन हमें दिखती नहीं है, बट शारीरिक रूप से टूट फूट होती है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर होता है।
इंसुलिन स्पाइक बहुत ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा तो आपके मोटे होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ओबीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब आप ओबीज होगे तो आपका हृदय पर जोर पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें शुगर खाने से होती हैं, बट किसी को भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आप बोलो कि मैं दिवाली पे 6 गुलाब जामुन खा गया हूं, तो ये आपको सोचना चाहिए कि दिवाली तो ये है एक दिन की, बाकी दिन क्या? बाकी कहाँ गए दिन? 365 में एक दिवाली थी भाई, 364 तो तेरा शरीर तेरे साथ रहने वाला महीने है। के 2 त्योहार पकड़ ले, 24 दिन। हाँ, फिर क्या है? क्योंकि birthday, हमारे तो ये समझ लो ना, हर महीने 2 त्योहार होते हैं। हैं? तो मुझे उतना अपने साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मत नहीं खानी चाहिए। मतलब अल्टरनेट क्या है शुगर के? जैसे कई लोग कहते हैं जैगरी पाउडर खा लो, स्टीविया ले लो। अगर आप लेट्स से बहुत शुगर खाने के आदी हो, जैसे हमारे पहले मेरे दादाजी या मेरे पिताजी मतलब गांव कस्बों में रहते थे, मीठा खाने के ज्यादा आदी थे, तो गुड़ खाया जा सकता है। जैगरी पाउडर भी 1 आधी चम्मच, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते तो खाई जा सकती है। और अगर लेट्स से आपको कुछ भी बनाने के लिए जिसमें बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा है डलनी है, लेट्स से हलवा ही बनाना है, और अगर आपने उसमें कोई भी शुगर ऑल्टरनेटिव्स यूज कर लिया, स्टीविया काइंड ऑफ थिंग, उससे उतना ज्यादा हार्म नहीं होता, बट कभी कभार। बट अगर आप दिन में 4 चाय पीते हो, 4 कॉफी पीते हो और उसमें 2-2 पैकेट स्टीविया के डालते हो, तो वो नुकसानदायक होती है। वो भी आपकी ब्रेन फंक्शनिंग, यानी जब आपको नाम ये ध्यान नहीं आ रहा, अरे उसका नाम क्या था, तो ये समझो, तो ये छोटी छोटी चीजों का दिक्कत कर रही है। चाय या कॉफी अच्छी है कि बुरी है? और इसमें मतलब फीकी चाय का एक जो कॉन्सेप्ट है कि भाई चाय पी लो, फीकी पी लेना, तो फीकी चाय में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध वाले की बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान को छोड़ के कहाँ चाय पीते हैं पूरी दुनिया में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। हिंदुस्तानी ज्यादा जाते हो भाई चाय पीते हैं। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ये एक ट्रेंड होता है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। बट दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी सिर्फ हिंदुस्तान में पीते हैं आप, ठीक है? तो यानी जब ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी बाहर से कहीं से होके यहाँ आई होगी, तो किसी मेरे जैसे हिंदुस्तानी ने मजा नहीं आ रहा यार इसमें, तो दूध डाल इसमें। नहीं यार, अभी भी नहीं आ रहा है, चीनी डाल, ठीक है? तो अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, वो आपको दिन भर थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक रहने में, आपको एक्टिव रहने में मदद करती है, बट उसका भी क्वांटिटी होनी चाहिए। बट अगर आप चाय मतलब दूध डाल के चाय कॉफी पी रहे हो, तो हेल्थ एक्सपर्ट हूं तो बोलूंगा मत पियो, बट फिर भी किसी को भी एक चाय दूध वाली अलाउ कर देनी चाहिए कि ठीक है आप एक चाय पी सकते हो। बट अगर आप हर घंटे आपको चाय चाहिए और आपको दूध भी डालना है, तो ये समझो अगर 50 ml दूध भी डलेगा और दिन में आपने 5 कप पी लिए, तो आपने तो 250 ml दूध पी लिया ना, है? आपकी बॉडी तो हजम नहीं करती ना। हाँ, तो 250 ml दूध पी लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग चीनी भी आ गई। हाँ, तो कोशिश करो बिना चीनी के और बिना दूध के चाय कॉफी पीने की, बट मेरे दुश्मन बन जाएंगे यार, फिर पीने की जरूरत ही क्यों है? फिर पीना ही नहीं ना, जैसे वही है, फीकी चाय पीनी है, चाय छोड़ देंगे पर फीकी नहीं पीनी। बट अगर आप बताओ ना, आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो स्वाद को त्यागना पड़ेगा, ये कड़वी सच्चाई है। हेल्थ और स्वाद तो दुश्मन है। तो विराट कोहली का सुना कि वो कह रहा मेरे कितने दिन हो गए मैंने ये नहीं खाया। वो मुझे जॉन अब्राहम का बहुत वो सही लगा था, मतलब वो मुझे इंस्पायर किया उस वीडियो ने। उससे पूछा किसी ने कि यार वो आपकी फेवरेट मिठाई क्या है? बोले यार वो एक वो आती है ना, एक चोकोर सी, क्या आती, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। फिर वो किसी ने कहा काजू कतली। अरे हाँ यार, मैं 18 साल हो गए ना खाए। तो ऐसा लगता है यार ये आदमी की फेवरेट मिठाई का नाम भूल गया, ये इसको सिर्फ शेप याद रह गई है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल जी, ये है डेडिकेशन। हाँ, मेरी कुछ ना बहुत फेवरेट चीजें हैं, वो मैं ओकेजन पे खाता हूँ। ओकेजन पता कैसा? साल में कुछ एक ओकेजन आएगा तो एक बार खा ली, यानी जिसको मैं 300 बार खाया करता था, वो आज मैं साल में एक बार खाता हूँ। वो बस मैं उसको बचा के रखता हूँ, कोई ऐसा बड़ा सा मौका है जब मैं इसको खा लूं, समझे? तो अब स्वाद तो आपको छोड़ना पड़ेगा। विराट कोहली का भी अगेन कहता है कि भैया मैं 365 दिन सेम नाश्ता कर सकता हूँ। उसका है पॉडकास्ट कि मैं सेम नाश्ता कर सकता हूँ, मैं सेम नाश्ता कर, ये उबला हुआ मुझे रोज दे दो, मैं देखता ही नहीं हूँ, बस मैं काम है मेरे लिए, खा पी के मैंने खत्म किया। उन्होंने बेनिफिट देख लिया ना उसका, उन्होंने स्वाद त्यागना जरूरी है। उन्होंने देख लिया ना फील्ड पे उनकी एक्टिवनेस कितनी बढ़ गई, कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया। ऐसे व्हाट अबाउट फास्टिंग? फास्टिंग में मैं आपको 2-3 प्रकार बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार हफ्ते में एक दिन है ना कुछ मत खाओ, बस पानी पी के रहो, उसमें 1 किलो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं सर इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मैं रात को 6 बजे बंद कर देता हूँ और अगले दिन सुबह 12 बजे खाता हूँ। मैं दिन में 18 घंटे कुछ नहीं खाता, 6 घंटे खाता हूँ। एक होती है फ्रूट फास्टिंग, वो कह रहा है सब मैंने खाना पीना छोड़ दिया, अपन तो सुबह एक फ्रूट और शाम को एक फ्रूट।
ये तीनों चीज कैसी है, सही है, गलत है, प्लस है, माइनस है? देखो, हम मीन्स मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं नहीं मानता ये सब करने की जरूरत है। ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, फ्रूट डाइट, वाटर डाइट, ये पता नहीं कहां से आ गए। द थिंग इज कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष बोर होने लगता है तो कोई एक मार्केट में नया ट्रेंड और कॉन्सेप्ट आता है उसको प्रभावित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो तो बोर हो रहा है और वो प्रभावित हो जाता है। बट मैं ये मानता हूं कि जो बेसिक है, यानी राहुल जी के लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए जो बेसिक है, तो उसको बेसिक पे रहना चाहिए। बेसिक क्या होता है? 3 टाइम का खाना, यानी 3 टाइम खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना चाहिए उसको, जो होती है सॉलिड, मतलब जो हैवी मील्स होती हैं, और बीच में 2 स्नैक मील रखनी चाहिए उसको, जिसमें आपको उसको लेट्स से कुछ लाइट फूड, जैसे बादाम खा लिया, अखरोट खा लिए, ब्लैक टी पी ली, फ्रूट खा लिया, सैलेड खा लिया, इस तरह का। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हो सकता है, आप किसी से 10 दिन करा सकते हो, बट आप किसी से 10 साल नहीं करा सकते। बट जब मैं राहुल जी को बोलता हूँ, राहुल जी आपको ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये बकवास के ट्रेंड है, आप कुछ फॉलो, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको जो मैंने बताया आप वो फॉलो करो, तो उनको लगता है कि ठीक है ना, ये तो मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो किसी के भी लाइफस्टाइल के हिस्से से जब आप उसको बाहर लेके जाते हो तो उसको दिक्कत होती है। और मानो या ना मानो, आप सिर्फ फल खाने लगोगे तो आप, क्योंकि प्रोटीन नहीं खा रहे, आपका मसल गिरेगा। आप मतलब आप ऐसी कोई डाइट पे नहीं रह सकते, फ्रूट डाइट, ये डाइट, वो डाइट। बट हाँ, अगर आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करते हो तो बॉडी का एक प्रोसेस होता है कि जब आप फास्ट में रहते हो तो बॉडी में सेल्स जो हैं वो अपने आप को ठीक करने करते हैं, रिपेयर करने लगते हैं। तो अगर आपको अपनी पाचन क्रिया को शट रखना है तो बॉडी को बाकी प्रोसेस, यानी बॉडी अपने आप को हील करने का टाइम देना है 24 घंटे, वो आप फास्टिंग कर सकते हो, बट आप रोज नहीं कर सकते। तो वीकली या मंथली इट्स ओके। हाँ, बट ये फ्रूट डाइट और ये सब डाइट इज आई थिंक पता नहीं, मतलब इट्स ओवररेटेड है। तो मतलब इंडियन कल्चर पे एक दो चीजें हैं इंडियन कल्चर की। जैसे अगर आज की अभी अपन बैठे हैं यहाँ पे, अपनी फैमिली बैठी है पूरी, और अगर एक कोई मोटा व्यक्ति आएगा तो अपनी फैमिली बोलेगी अरे ये भाई साहब ये थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़े से हेल्दी हैं। और एक कोई बंदा फिट आ गया, यार ये पहले कितना हंसता खेलता था यार, ये देख कितना कमजोर हो गया। तो हमारे फिट को कमजोर बोलने की, जैसे मुझे पता है कि मेरा भी 92 किलो है, मैं अगर जाके 10 किलो भी वजन कम कर लिया मैंने, तो मेरे घर वाले कह रहे बेचारा कमजोर हो गया, क्या इसका कोई ध्यान नहीं रखता, कोई खाता है। मतलब मैं फिट होने की तरफ कदम बढ़ाऊंगा और पूरे घर में चिंता का माहौल कि हमारा बच्चा कमजोर हो रहा है। और अगर मैं जैसे ही वजन बढ़ रहा है, किसी का वजन बढ़ते देख रहे हैं, नहीं यार बच्चा एकदम हेल्दी है, गोलू सा है, ऐसे क्या करें इस कल्चर का जहाँ फिट होने को ही बुरा माना जा रहा है। मुझे लगता है कि माओ को अपने बच्चे कमजोरी लगते हैं। हाँ है ना, हाँ ये भी है। और दूसरा एक ट्रेंड है कि जब तक किसी के गाल फूले ना हो तब तक उसको बोलते नहीं ये हष्ट पुष्ट है, खाता पीता है। बट आई थिंक फिटनेस इज बेसिकली आपको एक चीज चेक करते रहना चाहिए कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। लेट्स से 5 फुट 6 इंच हाइट के बंदे का वजन अगर लेट एज्यूम 60 किलो होना चाहिए, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको 60 किलो के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि सारी हेल्थ गाइडलाइंस यही करती है कि इतनी हाइट वाले का वजन इतना होना चाहिए, तो उसको उसके अराउंड रहना चाहिए। बट जब वो उससे 10 किलो ऊपर है तो उसको फिर उसको घटाने की। और दूसरा, मेल अगर आप मर्द हो तो अगर आप 16% से नीचे बॉडी फैट परसेंटेज को रखते हो तो यानी ठीक है, और फीमेल्स में अगर आप 22% से नीचे रहती हो तो ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का वजन, मतलब लड़कों का बॉडी फैट परसेंटेज 22 से ऊपर जा चुका है, 30 भी है। हाँ, तो उनको लिए अलार्मिंग है कि आपको अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को 18 के से ऊपर, 16 से ऊपर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी शायद हार्ट अटैक वगैरह वाली चीजें हैं ये उसी से रिलेटेड। जितना ज्यादा शरीर में चर्बी की मात्रा होगी, बीमारियां आपको ज्यादा लगने की संभावना बढ़ेगी। प्रॉपर फूड रूटीन क्या है, टाइमिंग एंड ऑल, कि भाई ये इतने बजे तक हो जाए या वो इतने बजे तक हो जाए, इसके बाद ये नहीं है, इसके पहले ये नहीं, कुछ है फूड रूटीन जो स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना चाहिए? देखो, स्टैंडर्ड्स बस एक ही फॉलो करना चाहिए कि खाना खाने का एक समय होना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी उठ के ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं, और लंच कभी 1 बजे और 4 बजे नहीं हो सकता, डिनर कभी 7 या 12 बजे नहीं हो सकता। तो अगर आप, जैसे मुझे किसी ने ये सवाल किया कि भैया थोड़ा ना मेंटल हेल्थ इशू है, क्या करूं,
तो उसको ये समझा दिए कि सबसे पहले खाने का समय सही करो, ठीक है। तो यानी ब्रेकफास्ट का एक टाइम होता है, लंच का एक टाइम होता है, डिनर का एक टाइम होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 बजे डिनर कर लो, है। एक प्रैक्टिकल टाइम अगर आपने 9 बजे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से रख लिया है और उसकी एक विंडो बना ली है कि मैंने 9 बजे इसलिए रखा है कि क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल को सूट करता है, बट फिर ये 10 ना हो, 10:30 ना हो, 9 से 9:30 हो जाए। अब मैंने लंच रख लिया है अगर 1:30 बजे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, बट किसी दिन वो 2:30 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो दैट मीन्स मेरे पाचन जो शक्ति है, जो मेरी पाचन क्रिया है, उसको हैबिट तो डल ले दो हर चीज की। इसी तरह से ब्रेकफास्ट है, तो 3 मील का तो मुझे लगता है कि टाइम होना चाहिए, और इन मील्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप ना बने। तो वो जो मैंने आपको बोला, फ्रूट सैलेड तो सर आपको। कुछ पर्टिकुलर लोग, जैसे मैं कहूँगा कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वगैरह स्पेशली, मैं कहूँगा उनका रूटीन कभी बैठता ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनकी, प्लस काम फिक्स नहीं। आज मीटिंग हो रही थी, 1 बजे की मीटिंग थी, वो मीटिंग क्लाइंट के साथ बैठे थे, वो एक्सटेंड हो गई, आज 3 बज गए। जैसे आपने कहा लंच का टाइम 1:30 तो 1:30, तो 1:30 का 1:45 हो जाए, 2 हो जाए, 1:30 का 2:30 नहीं हो सकता। पर कॉर्पोरेट में तो कहीं नहीं सकता आदमी कि कब 1:30 बजे कर रहा है, कभी 2:30 कर रहा है, कभी 3:30 कर रहा है, कभी शाम को घर 7 बजे पहुंचा, कभी 11 बजे पहुंचा, क्लोजिंग थी तो वहीं सो गया, ट्रैवलिंग पे निकल गए, महीने में 10 दिन बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ खाया, फ्लाइट में कुछ खाया। तो ऐसे केस में जहां किसी का रूटीन ही फिक्स नहीं है, तो उसका तो फूड क्या होगा बेचारे का। देखो, जब भी आप किसी चीज को फॉलो करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि वो फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट। मैं ये नहीं कह रहा जो कॉर्पोरेट में लेट्स से जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जिनका बिजी लाइफस्टाइल है, बट मैं अगर राहुल जी आप बोलूं कि मैं 10 लोगों के ऐसे अराउंड में रहता हूं जिनका शेड्यूल अगर आप पूछ लोगे, मैं बोलूं यार इतने बिजी लोग हैं बट ये इतने फिट कैसे हैं? क्योंकि दे मेक श्योर दे कैरी देयर फूड, ठीक है, दे मेंटेन देयर कैलोरी, और उनको जिस टाइम खाना होता है वो मीटिंग में बैठ के अपना खा भी रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, मतलब मैनेज किया जा सकता है ऐसा। बहाना है कुल मिला के, तुम्हारा बहाना है, अभी तुम्हारी आदत नहीं हुई। हाँ, या फिर ये कह लो कि अभी मैं इतना जवान हूं कि मुझे शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं हुई, तो मैं 5-6 साल इस नौकरी में अपना घिसा लेता हूं। बट मुझे ये समझना चाहिए कि मैं घिसा के जो पैसा जोड़ूंगा है वो फिर जैसे आपने इसी में जाएगा। हाँ, इसी में जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, बट जितना मेंटेन कर सकते हो तो कर लो। तो लास्ट सर मैं अगर आपसे बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करता हूँ, तो एवरी इंडियन के लिए जो व्यक्ति हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, उसको आपका क्या मैसेज है यतेंद्र सिंह जी का, कि भैया भारतीय लोगों ये बात का ध्यान रखना। यार मुझे तो लगता है कि जो भी आप मुंह में डालते हो खाने के लिए, हाँ, वो क्या है, कितना है और क्यों है, ये सवाल तुम अपने आप से कर लो। उसके बाद जब भी तुम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करना चाहते हो, तो ये मत करो कि कल करूंगा या मंडे से करूंगा या 1 तारीख से करूंगा या 2026 में करूंगा। आज से शुरू करो, कैन बी समथिंग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आएगी प्रॉब्लम, वैसे तो आ चुकी है, मेरे साथ रोज 100 लोग बात करते हैं, तो मैं समझता हूं चीजों को। फिजिकल फिट हो जाएंगे लोग, बट लोगों की अभी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से, डिजास्टर तरीके से हिलने वाली है। तो जितना जल्दी आप मेंटल हेल्थ के लिए फोकस हो जाओगे, तो यानी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको मेंटल फिटनेस पे भी काम करना है, जिसके लिए तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, XYZ करोगे। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा यूथ जो इतनी बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में है, बट द प्रॉब्लम इज उनको कभी सिखाया नहीं है कि यार इमोशनल फिटनेस भी एक चीज होती है। यानी तेरी जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, इमोशन की तेरे पे थपेड़े लगेंगे। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर कि जब तेरे पे कोई भी इमोशनल बात बरसात होगी तो उससे कैसे रिकवर करना है। सो जब भी आप फिटनेस के लिए कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी उठा के नहीं खाना। दूसरा, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, तीनों एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं, ये बेस्ट है। तो ठीक है सर, आज आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। आज हमने आम आदमियों के बारे में बहुत बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की, जिम के बारे में बात की, फूड के बारे में बात की, और मुझे लगता है आम आदमी को जितनी नॉलेज चाहिए थी, और आम आदमी अब तक ढूंढ रहा था बाकी लोगों से, आज उन्होंने एक्सपर्ट बॉडी बिल्डर से, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे सीखा है।
लेकिन सर मैं चाहता हूँ आपकी एक जो कहानी बाकी रह गई कि वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसे होती है, इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, आपके जो बाकी बिजनेसेस हैं, आपका जो 2x न्यूट्रिशन है या आपकी जो जिम्स चलती है या जिम इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड एक स्पेशलाइज में बातचीत करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है उसके लिए एक पॉडकास्ट अलग से लगेगा, तो आपसे जरूर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में और उसमें बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे। डन है जी, थैंक डन यू राहुल सर। जी।